स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निपलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। इस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, से जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में लता जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शाश्वत विभूति मूले जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शीतल बासुपिया उपस्थित है, जो हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शिवा गुप्ता जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय कुमार जी उपस्थित है, सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा अग्रवाल जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेणु गोयल जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। थैंक यू सर। थैंक यू सर जी। और इसके अतिरिक्त हमारे पास 2 लोग और जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत है। वो नाम दिख नहीं रहे हैं। रीता गांधी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं विचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से यह संस्थान आज इस मूर्त रूप में आपको दिखाई पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त मुझे जो एक्यूप्रेशर से जिन्होंने परिचय कराया है, प्रोफेसर सुषमा ओझा, उनके प्रति भी मैं शुक्रगुजार हूं और कृतज्ञ भी हूं। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है।
और हमें विश्वास है कि आपके माध्यम से ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, केवल आपके घर परिवार को ही नहीं मिलेगा, आपके इष्ट बंधुओं को ही नहीं मिलेगा, बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। हमारे बीच में विष्णु प्रकाश सक्सेना जी उपस्थित हो गए हैं, जो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट कर चुके हैं। तो हम लोग इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। किन्हीं दार्शनिकों ने यह माना कि सहज जीवन के आधार पर हम लोग अपने जीवन को और अधिक उन्नत बना सकते हैं। तो सहज जीवन क्या था, उसको ऑर्थोपैथी का नाम दिया, यानी प्रकृति के साथ तादात्म्य, और यही भारतीय दर्शन में भी था। तो जो ये प्राच्य संस्कृति कही जाती है, प्राच्य दर्शन कहा जाता है, पूर्वी दर्शन कहा जाता है, उस दर्शन का अभिप्राय ये था कि हम प्रगति के साथ साहचर्य भावना से काम करें, प्रगति के साथ खिलवाड़ मत करें और न प्रगति पर विजय पाने की आकांक्षा करें। ये पश्चिम की सोच हो सकती है कि प्रगति पर विजय पाना है, लेकिन हमारी सोच थी कि प्रगति के जैसे सूर्य उदय होता है वैसे हमको जागना है। सूर्य जैसे जैसे अंतिम पड़ाव की ओर जाता है, डूबता है, उसके बाद हमको रात्रि की सोने की तैयारी कर लेनी है। जैसे जो हमारे ब्रह्मांड के नियम थे, उनके हिसाब से उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में 2-2 घंटे के अंदर ऊर्जा आती है और वो उस अंतराल में सर्वाधिक होती है। तो अगर लंग्स में उन्होंने कहा, जैसे कि आप लोग पढ़ेंगे आगे चल के, कि लंग्स में उन्होंने कहा कि 3 से 5 बजे प्रातः ये ऊर्जा हमारे पास रहती है, सर्वाधिक आती है, यानी हमको 4 बजे के आसपास अवश्य जग जाना है, क्योंकि तो ऊर्जा तभी मिल पाएगी। अगर उन्होंने कहा कि 5 से 7 हमको एलआई में यानी लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे अधिक ऊर्जा आती है, तो इसका मतलब था कि 7 के बीच में हमको स्टूल पास करने के लिए बाथरूम जाना। 7 से 9 जब उन्होंने कहा, 7 से 9 और 9 से 11 स्टमक और स्प्लीन की बात थी, तो उनका मत ये था कि इस दौरान हमको भोजन कर लेना चाहिए। ये सारे ऑर्गन्स का जो कंसेप्ट था उसी आधार पर है। तो हम लोग आगे चर्चा करने जा रहे हैं। कल हम उन्होंने चर्चा किया था इन और यांग की। इन यांग को समझे हुए हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, हम लोग शेयर करने जा रहे हैं। हम लोग अभी चाइनीज दृष्टिकोण को ही पढ़ रहे हैं। तो ये चाइनीज पद्धति के अनुसार जो इन यांग है सिद्धांत, उसकी व्याख्या है। तो हम लोग इन यांग को इसलिए पढ़ा रहे हैं और इस पर विचार कर रहे हैं कि इन यांग का सिद्धांत आपको सेमेस्टर 1 के अतिरिक्त फिर कभी नहीं मिलेगा। फिर ये लोग मानेंगे कि इन यांग का सिद्धांत आपको आता है, और ये सबसे कठिन सिद्धांत है। ये किसी को समझ में नहीं आएगा क्योंकि दार्शनिक विचार है, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों को इसके बाद इसके सिद्धांतों के अनुपालन में जो हमको ट्रीटमेंट करना है वो हमको याद। हम लोगों ने कहा था कि हमारे जो 8 गाइडिंग प्रिंसिपल थे उनमें पहला सिद्धांत इन और यांग का था। तो इस इन यांग के सिद्धांत में और ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन की जो दूसरी थ्योरी थी, मेरिडियन थ्योरी, उसको हमने बताया था कि मेरिडियन माने ऊर्जा के वो पथ थे, मार्ग थे, जिनसे ऊर्जा शरीर के बाहर से शरीर के अंदर जाती है या ऊर्जा शरीर के अंदर से शरीर के बाहर जाती है। ये आने के मार्ग थे, आने जाने के मार्ग थे, जैसे हमारे घर में दरवाजे लगे होते हैं। तो हम लोग इन यांग की बात कर रहे हैं। तो चाइनीज दार्शनिकों ने क्या माना? उन्होंने माना कि प्रकृति या ताओ, प्रकृति को उन्होंने ताओ कहा। उन्होंने कहा कि अविभाज्य संपूर्ण है। क्या अविभाज्य है? ये इसको विभाजित नहीं कर सकते और ये अपने में संपूर्ण है, और एकत्व के दृष्टिकोण माने ये एक है, इसको अलग से डिवाइड नहीं कर सकते। और कार्यकारी शक्ति के रूप में भी, यानी एग्जीक्यूटिव यानी फंक्शनल यूनिट के रूप में भी इसको एक शक्ति माना, उन्होंने एक रूप में माना। अब प्रकृति ने क्या किया? अपने 2 शक्तियों के माध्यम से अपने को मूर्त रूप दिया, अपने को दिखाया। कैसे दिखाया? पहला एक था इन और एक यांग।
तो इन और यांग, ये जो कंसेप्ट है वो पोलैरिटी का सिद्धांत के रूप में है। जैसे हम लोगों ने कहा कि अगर हम समय को डिवाइड करना चाहें तो हम समय को क्या कर सकते हैं, समय को दिन और रात में कर सकते हैं। ऋतुओं की बात करें तो हम लोग कहते हैं सर्दी है, गर्मी है, या बसंत है, जो भी आप कहना चाहें। फिर हम लोगों ने कहा कि अगर मानव को कहें तो स्त्री और नारी और पुरुष। फिर स्थान को हमने कहा तो ऊपर नीचे और अंदर बाहर, ये हम लोग कह सकते थे स्थान है। तो इन यांग की, लेकिन इन यांग की शक्तियां निरपेक्ष नहीं है, वो एक दूसरे से रिलेटिव है। इसलिए कभी भी कोई भी चीज इन और यांग नहीं होगी। इन और यांग को समझने के लिए दो चीजों हो, एक तो दो शक्तियां होनी चाहिए या दो वस्तुएं होनी चाहिए जिनको हम तुलना कर सके। आप लोग कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स नोट करिएगा। जैसे ये पॉइंट है कि इन यांग को दृष्टिकोण को जानने के लिए हमको दो वस्तुओं को तुलना करने के लिए चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमको ये चाहिए कि हम क्या पैरामीटर है, कोई पैरामीटर देना पड़ेगा। अगर आप कहें कि दो व्यक्ति हैं तो लंबाई के हिसाब से या चौड़ाई के हिसाब से या मोटाई के हिसाब से, तो ये सब आपको देना पड़ेगा। पहले तो दो व्यक्ति होने चाहिए, फिर लंबाई या चौड़ाई आपको एक पैरामीटर देना पड़ेगा। तो इसीलिए उसको कहा कि निरपेक्ष नहीं बल्कि सापेक्ष है। अब चूंकि निरंतर चलयमान है, मूवमेंट लगातार हो रहा है, इसलिए उनका रूप निरंतर बदलेगा और जो किसी समय इन है वो अगले बार यांग हो सकती है, और जो यांग है वो अगली बार इन हो सकता है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि निरपेक्ष रूप से केवल ये इन है या निरपेक्ष रूप से केवल ये यांग है, बल्कि सापेक्ष रूप से कभी इन है वही यांग है और कभी यांग है तो वही इन है। अब ये व्यक्त, हम लोगों ने कहा ना कि प्रकृति ने अपने को व्यक्त किया दो रूपों में, दो फॉर्म में अपने किया। तो ऊर्जा के और शक्ति स्रोत है। जैसे प्रकृति में ऊर्जा है वैसे इनके, क्योंकि उसी के अंग थे, इसलिए ये ऊर्जा की शक्ति के स्रोत है। और फिर नोट करिए पॉइंट, सृष्टि में जो कुछ भी उत्पन्न हुआ वो पहले इन है और यांग है। ये पॉइंट जो है आप नोट कर लीजिए, आगे चल के कभी काम देगा। जो सेंटेंसेस है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो कुछ भी उत्पन्न हुआ वो इन और यांग है, इसलिए किसी भी वस्तु को, जब भी कोई वस्तु की तुलना हम करेंगे, हम कहेंगे ये इन है या यांग है, तो वो इन नहीं है ना यांग है, बल्कि वो इन रूपी है, वो यांग रूपी है। कोई इन नहीं है, क्योंकि इन और यांग तो प्रकृति के रूप है, वो तो दूसरा हो ही नहीं सकता। अगर हम ब्लड की बात भी कभी करेंगे आगे चल के, हम लोग देखते हैं कि ब्लड, हम कह देंगे कि ब्लड इन है, तो ब्लड इन रूपी है, ब्लड इन नहीं हो सकता, क्योंकि इन तो एक सार्वभौमिक सत्ता है, वो प्रकृति की सत्ता है, वो हो ही नहीं सकता कोई। वो उससे हम तुलना कर सकते हैं, वो इन रूपी है लेकिन इन नहीं हो सकती। यह पॉइंट नोट कर लीजिएगा। आगे चल के आपको जब ज्ञान और दूसरे सेमेस्टर में जाएंगे तो यह पॉइंट आपको हमेशा मार्गदर्शन देगा समझने के लिए। ठीक, यांग की शक्ति क्या हुई? यांग की शक्ति ऊपर की चली गई, विरल शक्ति थी तो ऊपर की ओर चली गई और जाकर के वो कंडेंस्ड हो गई, और कंडेंस होने के बाद उन्हें स्वर्ग की रचना कर दी, और स्वर्ग के साथ आकाश और आकाश के साथ हम लोगों ने सूर्य की कल्पना किया। सूर्य भी है। तो जब कभी देखिए ऐसे ही, अब इन की शक्ति नीचे आई, संघनित हुई और उसने पृथ्वी की रचना कर दिया। तो अब जब कभी हम कोई चीज ऊपर की ओर जा रही है, जैसे अग्नि है, तो हम उसकी कल्पना करेंगे तो हम मानेंगे कि यांग रूपी है। उसी तरह जो जल नीचे की ओर जा रहा है, जो नीचे की ओर बह रहा है, उसको हम मानेंगे वो इन रूपी है, इन नहीं है न यांग है। यांग इन कहते हैं हम लोग, लेकिन जब कभी लिखना होगा तो हमेशा बोलेंगे इन रूपी है, यांग रूपी है, इन नहीं है, यांग नहीं है। अब संपूर्ण ब्रह्मांड चल और स्थिर दोनों के रूप में अभिव्यक्त है। चल देखिए, पूरी ब्रह्मांड में क्या है?
कोई चल है या स्थिर है। तो वही चीज यहाँ भी उसी रूप में अभिव्यक्त हुई है, और ये प्रगति कितनी बुद्धिमत्ता रखती है कि वो इसी का परिणाम है। आगे चलिए। स्वर्ग या आकाश की शक्ति सूर्य के रूप में प्रकट हुई, क्योंकि सूर्य जो है सबसे बड़े शक्ति के रूप में स्वर्ग के लिए हुए, तो अब उसको यांग कहा गया, क्योंकि वो ऊपर हम लोगों ने कहा ना कि ऊपर जो शक्ति गई उसने संग्रहित होकर स्वर्ग की रचना किया, तो स्वर्ग के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में सूर्य की कल्पना हुई और वो सूर्य के रूप में प्रकट हो गई। और वो चूंकि चमकीला है, प्रकाशमान है, विशाल है और वो यांग है, तो हमने यांग कहा ऊपर की ओर गई थी, तो वो यांग है। और यांग होने के साथ हम लोग महसूस किया कि वो गर्म है, चमकीला है, प्रकाशमान है, विशाल है और पृथ्वी के सापेक्ष बहुत बड़ा है। इसलिए पृथ्वी अगर इन है तो वो यांग है, अगर वो यांग है तो पृथ्वी उसकी तुलना में इन है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी सूर्य की तुलना में ठंडी है, उससे छोटी भी है, अंधकार युक्त है, उसकी कल्पना, क्योंकि सूर्य से अधिक चमकीला तो कोई है ही नहीं, तो उसकी तुलना में ठंडी है, अंधकार युक्त है, छोटी है। इसलिए सूर्य के सापेक्ष क्या है? रिलेटिव टर्म्स में वो इन है और सूर्य यांग है। तो हमने तो कल्पना क्या किया? हमने कहा कि सूर्य और पृथ्वी की तुलना करनी, तो दो वस्तुएं दे दिया। फिर हमने कहा कि छोटेपन के आधार पर करिए, छोटा है बड़ा, तो हमने कहा जो बड़ा है वो यांग है और जो छोटा है वो इन है। अगर हमने कहा कि चमकीला के आधार पर करिए, तो जो चमकीला वो यांग है, जो कम चमकीला है वो इन है। अगर हमने कहा कि गर्मी जिसमें हो, तो गर्मी के आधार पर क्या? तो गर्मी सूर्य यांग है और पृथ्वी इन है। ये दो वस्तुओं की तुलना हुई और रिलेटिव टर्म्स है, इसलिए दो वस्तुएं और पैरामीटर आपको देना पड़ेगा। अब पृथ्वी और चंद्रमा की हम लोग तुलना कर रहे हैं, तो हमने क्या कहा? पृथ्वी और चंद्रमा की तुलना करने दो वस्तुएं हुई, और हमने कहा कि हम आकार के आधार पर तुलना करना चाहते हैं, तो पृथ्वी चंद्रमा की अपेक्षा बड़ी है, इसलिए पृथ्वी चंद्रमा की अपेक्षा यांग है और चंद्रमा इन है। ठीक है, लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे इनसे यांग को अलग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जैसे प्रकाश से अंधकार को नहीं हटा सकते, जैसे ऊंचाई से गहराई का, दोनों का रिलेटिव टर्म्स है, ऊंचाई किसी के रिलेशन में होगी ना, गहराई किसी के रिलेशन में होगी ना, तो जैसे गहराई को ऊंचाई को पृथक नहीं कर सकते, गर्मी से सर्दी को पृथक नहीं कर सकते, वैसे ही इनको यांग से और यांग को इन से पृथक नहीं कर सकते हैं दोनों। अब आगे चलिए। इन और यांग की एक और विशेषता है, वे अपने आप में खुद ही संपूर्ण नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि ये इन है तो ये पूरी तरह से इन है, नो, ये यांग है तो पूरी तरह से यांग नहीं है। इनमें यांग का अंश है और यांग में इन का अंश है, यांग में इन का अंश है और इनमें यांग का अंश है। और इसको देखिए ऐसे इस आकृति से, जो हमारा कभी टेलीविजन में ये आकृति हुआ करती थी बहुत पहले, उसमें देखिएगा, देखिए जो ब्लैक वाला है वो इन है और उसमें भी एक यांग का सफेद सफेद आपको दिख रहा होगा, और जो यांग है वो सफेद वाला है भाग है, लेकिन उसमें भी इन का अंश दिख रहा है। ये इस आकृति से उन्होंने अपने इसको इन और यांग के कंसेप्ट को बताने की कोशिश किया। अब उदाहरण क्या है? अगर यांग की को गर्म मानने, यांग को हम लोग मानते हैं गर्म, प्रसरणशील, क्यों? क्योंकि बाहरी ऊपर जा रहा है ना, प्रसरणशील है, प्रकाशमान है, तो इनको क्या मानना पड़ेगा? इनको सर्द मानना पड़ेगा, बिल्कुल ठंडा। संकुचनशील, अपने को कॉन्ट्रैक्ट, वो एक्सपैंड कर रही है तो वो संकुचनशील है और अंधकार युक्त है। तो अब ये मानना पड़ेगा ना कि यांग अगर प्रसरणशील है, यांग अगर गर्म है, यांग अगर चमकीला है, तो पृथ्वी जो है सर्द है, संकोचनशील है, अंधकार युक्त है। अब उदाहरण, कल भी उदाहरण दिया था, सूर्य के किरणों के सापेक्ष कोई पहाड़ है, तो जो सामने का भाग है, तो वहां तो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, तो वो चमकीला है, तो वो यांग भाग है। और पहाड़ के पीछे जिस जगह पर
सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पा रही हैं, वो क्या है, अंधकार युक्त है, इसलिए वो भाग इन होगा। अब सूर्य ऊपर उठ रहा है, जैसे जैसे सवेरे से 6 बजे से लेकर 12 बजे तक ऊपर उठा, और 12 बजे बाद 1 बजे की तरफ वो पहाड़ के दूसरी तरफ पहुंच जाएगा। तो ये जो पहाड़ का सामने पहले जो भाग दिख रहा था यांग, वो चमकीला भाग, वो चमकीला नहीं रहेगा, उसमें अंधकार हो जाएगा, और जो अंधकार युक्त भाग था वो चमकीला हो जाएगा, तो वो यांग हो जाएगा चमकीला भाग, और ये इन हो जाएगा। तो इसलिए जो पहले यांग था वो अब इन हो गया है, और जो पहले इन था वो अब यांग हो गया है। इसी को इसको भी उन्होंने अपने उदाहरण में दिया था चाइनीज दर्शन में। तो अब हमने एक और कंसेप्ट दिया था कि यहीं से एक और चीज आप सोच लीजिए, कहीं नोट कर लीजिएगा कि दिन हम लोगों ने कहा, अभी दिन की कल्पना, दिन चमकीला है तो दिन खुद यांग है, रात अंधकारपूर्ण है तो रात इन है। अब दिन में देखिए, कल्पना करिए, दिन में अब देखिए यही से भी लिखा हुआ है, दिन में सूर्य है तो सूर्य जो है यांग है, और जो भाग प्रकाश पहाड़ का प्रकाश दे रहा है वो यांग है, तो यांग में यांग है। लेकिन पीछे का पहाड़ का भाग दिन में यांग होने के बावजूद इन है, क्योंकि वो अंधकार पूर्ण है। अब देखिए रात आ गई, रात आई, अब सूर्य छुप गया, उसकी जगह आ गया चंद्रमा। तो चंद्रमा की किरणें जिस भाग पे पड़ेंगी, तो चंद्रमा क्या है, रात क्या है, इन है, अंधकारपूर्ण है इसलिए इन है। लेकिन चंद्रमा का प्रकाश जहां पड़ा वो तो प्रकाशमान हो गया, तो इन में यांग हो गया। और जहां प्रकाश चंद्रमा का नहीं पड़ रहा वो इन हुआ। तो अगर रात है तो रात का इन भाग पीछे वाला हो गया, और पहाड़ का सामने भाग इन में यांग हो गया। तो उसको इन और यांग के, उसमें एक चाइनीज पोएम है, उसमें इंग्लिश का वो है कि कमल नाल भी बड़ी दिखती है मंदिर के तालाब के मेढकों को। कमल नाल भी बड़ी दिखती, कमल नाल समझ रहे हैं ना, कमल डंडी बोलते हैं, कमल ककड़ी क्या बोलते हैं ना उसको, तो कमल ककड़ी वही नाल भी बड़ी दिखती है मंदिर के तालाब के मेढकों को, जबकि हाथी भी छोटा दिखता है एवरेस्ट के देवताओं को। अगर एवरेस्ट में ऊपर कोई हो तो हाथी बहुत छोटा दिखेगा। ये कॉम्परेटिव स्टडी है ऑन द बेसिस ऑफ यांग और इन। अब क्योंकि प्रत्येक वस्तु चलायमान है, इसलिए सभी प्रक्रिया एक चक्रीय है। एक चक्र में यहां से आई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर, क्योंकि एक चक्र में पूरा एक सर्किल बना दीजिए, एक चक्री है। तो यही चीनी दर्शन में उन्होंने कहा कि चीनी दर्शन में इस बात को माना कि कल कहा था कि कारण और कार्य, जिसको हम लोग कारण और प्रभाव बोलते हैं, कारण और कार्य की श्रेणी में इसको नहीं रख सकते। कौन कारण है और कौन रिजल्ट है। प्रभाव माने रिजल्ट, कारण माने रीजन। कौन रीजन है और कौन रिजल्ट है, इसको अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये नहीं कह सकते इन रीजन है और यांग रिजल्ट है, नो, या यांग रीजन है इन रिजल्ट है, नो। कोई कारण और कार्य के दृष्टिकोण से इन और यांग को नहीं कर हम लोग परिभाषित कर सकते, क्योंकि दिन रात को न तो जन्म देता है, न रात दिन को जन्म देती है, न अंधकार प्रकाश को जन्म देगा, और न प्रकाश अंधकार को जन्म देगा, बल्कि एक दूसरे के पीछे लगे। और ये मूवमेंट आता है, तो रात के बाद दिन आएगा, दिन के बाद रात आएगी, तो इस अंधकार के बाद प्रकाश आएगा, प्रकाश के बाद अंधकार आएगा। ये कंटिन्यूटी एक चक्री होने के नाते चलती रहती है। आगे, सृष्टि का प्रत्येक कण, वस्तु, घटना, स्थिति, प्रत्येक कण, प्रत्येक सृष्टि, प्रत्येक कण, वस्तु, कोई भी घटना, कोई भी स्थिति दो रूपों में इन और यांग में चित्रित हो सकती है। इन और यांग में उसको भाग सकते, क्योंकि प्रकृति के अंग है, तो प्रकृति के अंग तो सारे ही है, घटना भी है, वस्तु भी है, कण है, स्थिति है, प्रकृति में है, तो उनको दो रूपों में चित्रित कर सकते हैं। इनका अस्तित्व देखिए, वही बात, इनका एग्जिस्टेंस कहाँ है, अंतःस्थल में डूबा हुआ, मतलब बिल्कुल
कंडेंस नीचे की तरफ, बिल्कुल नीचे की तरफ, अंतःस्थल में डूबा हुआ अंदर। अगर शरीर की बात करें तो बिल्कुल अंदर, संघनित कंडेंस्ड फॉर्म में है। यांग का अस्तित्व क्या है? सतह पर, बाहरी बाहरी सतह पर। अगर कोई आकृति आप देखें तो उस आकृति के सतह पर आपका यांग का अस्तित्व उभरता हुआ बाह्य और विस्तारशील है, बाहर बाहर भागना चाहता है। आगे इसको आप नोट कर लीजिएगा, कहीं और एक शब्द का नोट कर लीजिए, आगे पढ़ेंगे सेमेस्टर 3 के बाद ही। होमो और हेटेरो के कंसेप्ट जो प्रोफेसर पार्कजीवो ने कहा, वो इसी से इससे आप तुलना करिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और इन यांग का सिद्धांत, अपने भारतीय दर्शन का सिद्धांत और प्रोफेसर पार्कजीवो का सिद्धांत, तीनों सिद्धांत एक दूसरे से मिलते हैं, कहीं अंतर नहीं। ठीक, तो इनकी प्रकृति कैसी है? निश्चल है, रुकी हुई, स्थिर है, चलती नहीं है, स्थिर है, संकुचनशील है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। यांग की प्रकृति का नेचर में चल, सक्रिय, विस्तारशील, यानी मूवमेंट अधिक। तो यानी इनकी प्रकृति निश्चल, स्थिर रहना चाहती है, संकुचनशील रहना चाहती है। यांग की प्रकृति क्या है? चल, मूवमेंट, सक्रिय, विस्तारशील है। अगर इन घना और छिपा हुआ है, कैसे? इन क्या है? घना है, ठोस, और क्योंकि कंडेंस्ड है ना, और छिपा हुआ है, व्यक्त मतलब बिल्कुल अंदर चाहता, अंदर बिल्कुल है, दिखाई नहीं पड़ रहा। तो यांग क्या है? विरल और व्यक्त है। क्योंकि विरल अगर नहीं होता तो कैसे अग्नि ऊपर चली जाती? तो विरल होने की वजह से ही यांग ऊपर चली गई, और ये घना होने की वजह से नीचे चला गया। यही नेचर होता है, हम लोग प्रकृति में देखते हैं कि जो चीज भारी होती है वो डूब जाती है, और जो हल्की होती है वो उतराती है, और उसी तरह अग्नि ऊपर चली जाती है। तो यांग, विरल और वक्त, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री है। कार्य कारण का सिद्धांत नहीं है, एक दूसरे में समाहित है, कहीं उसका अंश है, और दोनों विरोधी न होकर के कॉम्प्लीमेंट्री है, इसलिए कभी उसको विरोधी नहीं कह सकते हम लोग। और इसी कारण से उनको पृथक भी नहीं कर सकते, क्योंकि विरोधी है नहीं, और कारण कार्य कारण का सिद्धांत नहीं है। जहां इन, अब देखिए इस सेंटेंस को भी याद करिए, चिकित्सा में इसका प्रयोग होगा। जहां इन यांग को भौतिक आधार प्रदान करता है, भौतिक आधार, स्ट्रक्चर प्रदान करता है, वही यांग इन द्वारा दिए गए स्ट्रक्चर में को मूर्त रूप प्रदान करता है एक्टिविटी से। हमारा भौतिक आधार हमारा स्ट्रक्चर है, लेकिन जो हमारे अंदर क्रिएटिविटी है वो यांग है, उस भौतिक आधार को मूर्त रूप प्रदान करता है। हो तो गया स्ट्रक्चर, लेकिन उससे फंक्शन भी तो होना चाहिए, तभी तो दिखाई पड़ेगा। तो इन दोनों का संबंध पदार्थ और ऊर्जा जैसा है, कि एक पदार्थ है मैटर और एक एनर्जी। तो अगर एनर्जी की बात करें तो वो यांग है, और पदार्थ जो है वो हमारा इन है। अब इस सिद्धांत, अब हम लोग अपने धीरे धीरे इस सिद्धांत के आधार पर थोड़ा सा बढ़ेंगे आगे। इस सिद्धांत के अनुसार इन यांग के संतुलित होने को ही स्वस्थ होना कहते हैं। हम लोगों ने जो कहा था ना चिकित्सा में इन यांग का, तो वहां कहा कि इन और यांग दोनों अगर बैलेंस फॉर्म में है तो हम स्वस्थ हैं। यानी चीनी दार्शनिकों ने क्या माना? बैलेंसिंग का सिद्धांत माना, हर चीज को बैलेंस होना चाहिए, कोई ना अधिक ना कोई कम। तो यदि इन यांग में असंतुलन है, दोनों बैलेंस नहीं है, एक कम है एक अधिक है, तो बीमारी का लक्षण है। विपरीत परिस्थितियों या परिवर्तित परिस्थितियों में मानव द्वारा इन यांग में संतुलन बना लेना ही बीमारी से लड़ने की उसकी क्षमता का आकलन। अगर हम इम्बैलेंस कहीं आ गए, इन यांग में इम्बैलेंस हुआ, और हमने उसको अपनी चतुराई से, ट्रीटमेंट से उसको बैलेंस कर लिया, तो हमने बीमारी को जीत लिया, बीमारी से आगे बढ़ गए, यानी बीमारी को जीत करके। अब देखिए वर्गीकरण के रूप में इन पृथ्वी जैसे, अब वही हम लोग का आधार वही है
कि हम तुलना कर रहे हैं बड़ी चमकीले आधार पर, तो पृथ्वी हमारी इन है चमकीले के आधार पर भी और आकार के आधार पर भी। पृथ्वी इन है और सूर्य यांग है। उधर क्या है, चंद्रमा, कि चंद्रमा इन है और पृथ्वी यांग है, क्योंकि चंद्रमा की तुलना करें, चंद्रमा और सूर्य की तुलना करें तो चंद्रमा इन है आकार में और यांग सूर्य है। उसी तरह इन रात है तो दिन जो हमारा यांग है। फिर देखिए अंधकार जो है हमारा इन है, प्रकाश हमारा यांग है। सघन, सघन माने इन कंडेंस फॉर्म में है और विरल यांग। नीचे, नीचे जा रहा है गहराई में तो इन है, ऊपर जा रहा है तो यांग है। अब एक और सेंटेंस नोट कर लीजिएगा, ये वाला पॉइंट आपको बार बार ये पॉइंट भ्रमित करेगा। दाया इन है, बायां यांग है। ये नोट कर लीजिए, दाया इन है और बायां यांग है। इसकी अवधारणा कहीं बता देंगे या अभी बता सकते हैं 2 मिनट। चाइनीज दर्शन में सूर्य यांग माना गया। सम्राट वहां का सामने की तरफ बैठता था जिसमें दक्षिण दिशा होती थी, तो दक्षिण दिशा को उन्होंने यांग माना, क्योंकि सम्राट बैठ रहा था तो दक्षिण दिशा को उन्होंने यांग माना। इस अब लेफ्ट हाथ कहां आएगा, लेफ्ट आएगा हमेशा किसकी तरफ आएगा, अगर दाहिनी तरफ मुंह करके बैठे हो तो लेफ्ट कहां आएगा, कोई बताए? लेफ्ट तो पूरब के साइड। ठीक, और पूरब में क्या है, यांग, सूर्य सूर्य। उदित होता है, सूर्य उदित होता है। तो यानी लेफ्ट वाला हुआ वो यांग हो गया। इस आधार पर और इस अवधारणा पर कि चूंकि राजा जो था यही पार्क हुमांग डी जेनेजिंग, ये जो येलो एम्परर है, इस तरह सारे एम्परर वहां बैठते थे, तो दाहिने तरफ था तो जो उसमें तरफ सॉरी दक्षिण तरफ था तो दक्षिण तरफ होने तक लेफ्ट था, वो बायां था और बायां था सूर्य, तो इसलिए सूर्य जो है यांग हो गया और बायां यांग हो गया और दाहिना हो गया हमारा इन। क्लियर, यहां से डिराइव हुआ है। अंधकार और वो प्रकाश वही, वो स्थिर, स्थिर इन है और चलायमान यांग है। ऋणात्मक इन है, धनात्मक यांग है। स्त्री और पुरुष में करें तो स्त्री इन है और पुरुष यांग है। कोमल और कठोर, कोमल इन है और कठोर यांग है। शांत इन है और क्रोधी यांग है। भारी इन है, हल्का यांग है। फिर छिपा हुआ जो है वो इन है और जो व्यक्त है वो हमारा यांग है। जो सुस्त है वो इन है, जो चुस्त है मतलब बहुत अधिक मूवमेंट वाला वो यांग है। जो निर्बल है वो हमारा इन है, जो बलवान है वो यांग है। जो अंदर है वो इन है, जो बाहर है वो यांग है। जो गहरा है वो हमारा इन है, जो छिछला है वो यांग है। जो सर्दी है वो इन है, जो गर्मी है वो यांग है। भौतिक पदार्थ में करें तो जो भौतिक पदार्थ हो तो इन है, और जो सूक्ष्म प्रभाव है यानी जो एनर्जी वाला है वो हमारा यांग है। जो भाव विचार है और उसके जो रिएक्शन है, भाव विचार तो स्थिर हो गए, और प्रतिक्रिया में जो अभिव्यक्त हुआ आपने, जैसे आपका पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा इन है और काइनेटिक एनर्जी हमारी यांग है। उसी तरह मृत्यु जो है वो इन है और जन्म हमारा यांग है। पदार्थ हमारा जो है इन है, ऊर्जा हमारी यांग है। और आराम करते हैं तो इन, श्रम करते हैं हम, एक्टिविटी करते हैं तो हम यांग। इन और यांग सिद्धांत का शरीर में प्रतिस्थापन कैसे करेंगे, थोड़ा सा करना पड़ेगा ना, आज थोड़ा सा जान लें तो बढ़िया रहेगा। शरीर में टिश्यू है, हम लोग मानते हैं ना सेल, हम लोग अभी पढ़े नहीं शायद, उसमें जो लोग अभी इस वाले क्लास में नहीं चढ़े हैं, हम लोग सेल अभी नहीं पढ़ा हम लोगों ने। शरीर का सबसे छोटा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को हम लोग सेल कहते हैं, जिसमें सारे कार्य की क्षमता हो। मतलब जो शरीर हमारा करता है जितने काम, वो हमारे शरीर का सेल करता है, तो वो सेल है हमारा शरीर का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इकाई। उन लोगों ने क्या किया कि कार्य की डिवीजन ऑफ लेबर, एक हमने पढ़ा होगा, कहीं सुना होगा,
अगर पढ़ा नहीं तो सुना होगा, इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है। डिवीजन ऑफ लेबर, यानी हम लोगों ने कहता है अगर घर में 10 लोग हैं तो अगर 10 लोग एक काम करने चले जाएं तो आपको लगे काम नहीं हो पाया, तो आपने क्या किया, एक को कहा बैंक चले जाओ, एक को कहा सब्जी मार्केट चले जाओ, एक को कहा कि आप कहीं से पैसा लाना है तो वहां चले जाओ, तगादा कर दो। ये जो काम का बंटवारा किया ये आपने इसलिए किया ताकि सारे काम एक साथ हो जाए, और इसमें आपकी क्या हुआ, फंक्शनल बढ़िया हो गया, सारे फंक्शन बढ़िया हो गए। खाना भी बन रहा है, एक आदमी खाना बना रहा है, एक आदमी सब्जी ला रहा है, एक आदमी बैंक चला गया तो वहां से पैसा ले आया, एक आदमी उगाही करना वहां से चला गया, एक आदमी कहीं मार्केटिंग में कोई और काम करना उससे, यानी सारे। तो इन लोगों ने जो इस कई सेल ने मिल करके एक संगठन बनाया, उसको टिश्यू नाम दिया गया। एक तरह का काम करने वाले टिश्यू हो गए, यानी बैंक के लिए 4 लोग एम्प्लॉय हैं तो बैंक वाले जो है वो बैंक के टिश्यू कहलाएंगे, जो खाना बना रहे हैं वो खाना बनाने वाले टिश्यू कहलाएंगे, जो मार्केट गए हुए हैं वो मार्केट जाने वाले टिश्यू बना दिए गए। तो ये टिश्यू के रूप में हुआ। फिर इन टिश्यूज ने क्या किया, इन टिश्यूज ने फिर कई टिश्यू मिल गए, और कई टिश्यू मिल गए उन्होंने ऑर्गन बना दिए। तो एक ऑर्गन बन गया, हार्ट में कई टिश्यू मिल गए तो उन्होंने ऑर्गन बना दिया। फिर जब कई ऑर्गन मिल गए तो उन्होंने एक सिस्टम बना दिया, हम कहें डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमने कहा कि स्टमक भी है, उसमें हम एलआई भी है, एसआई भी है, लीवर भी है, किडनी, तमाम चीजें हैं, तो उनको हम लोग जोड़ दिया। तो कई टिश्यू मिल करके बनाते हैं ऑर्गन, और कई ऑर्गन मिला के बनाते हैं सिस्टम, और कई सिस्टम मिल करके हमारा शरीर बन जाता है। ये सिस्टम है, ठीक। अब ये टिश्यू ऊतक भौतिक आधार होने का मतलब, टिश्यू माने सेल मान लीजिए, टिश्यू मान लीजिए, एक ही बात है। शरीर में टिश्यू या ऊतक भौतिक आधार होने का नहीं है, क्योंकि भौतिक आधार है ना, वही तो स्ट्रक्चर दे रहा है, वो टिश्यू है, स्ट्रक्चर दे रहा है, तो वो इन है जिनके आधार पर यांग अन्य ऊतकों का पुनर्गठन या पुनरुत्पादन करता है। अब देखिएगा, यहीं पर समझ लिए, टिश्यू स्ट्रक्चरल यूनिट है, लेकिन जो यांग शक्ति है क्या करती है, अब आपको इन ऊतकों से कई ऊतक बनाने हैं। जैसे हम लोग क्रिएट करते हैं ना, कोई मानव खुद क्रिएट करता है किसी मानव को, तो वो जो ऊतकों का पुनर्गठन या होगा, कई लोग फिर जोड़ेगा, फिर घटाएगा, इस काम के लिए एक शक्ति चाहिए, कार्यकारी शक्ति, वो है यांग, फंक्शनल यूनिट। तो यानी जो स्ट्रक्चरल यूनिट हुई वो टिश्यू की, वो हुई टिश्यू, लेकिन जो टिश्यू के अंदर एग्जिस्ट कर रही है वो है फंक्शनल यूनिट, वो है पुनर्गठन करने की, उत्पादन क्षमता करने की, वो यांग है। फिर पूछिए, इसमें कुछ पूछना हो यही पूछिए, यहीं पर। इनहेरेंट आपके अंदर, मैं उदाहरण दे रहा हूं, मेरे अंदर मेरा एक स्ट्रक्चर है, वो मेरा इन है, मैं टिश्यू हूं, सेल हूं, बॉडी हूं, वो एक ही बात है। टिश्यू से आगे बढ़ जाइए, ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से बॉडी, एक बॉडी हूं मैं। तो भौतिक आधार है, इसका इन है। लेकिन मैं जो फंक्शन कर रहा हूं, जब मूवमेंट कर रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो खा रहा हूं, पी रहा हूं, दौड़ रहा हूं, ये काम करने के लिए मेरे पास एक यांग शक्ति है, अदरवाइज मैं ये काम नहीं कर सकता। तो मेरे अंदर दोनों चीजें हैं, इन भी है और यांग भी है। इसलिए किसी भी ऑर्गन में इन भी होगी, यांग भी होगी। नोट कर लीजिएगा इसको भी, आगे चल काम देगा। जब कभी आपको आएगा कि इस ऑर्गन का इन सिस्टम, इस ऑर्गन का यांग सिस्टम, तो आप कहेंगे अरे वो तो यांग। कोई भी ऑर्गन चाहे वो इन में बांटे या यांग में बांटे, उसके दोनों शक्तियां होंगी, इन भी होगी, यांग भी होगी। क्लियर? बोलिए, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, तब आगे बढ़े। यस सर। ओके, हाँ सर, ठीक है। तो यानी भोजन इन है, देखिए अब नोट करिएगा, भोजन इन है। ये हम लोग शरीर के, अब हम चिकित्सा में बात कर रहे हैं, इन का भोजन इन है ना, फूड है, पदार्थ है, ठीक है। बोलिए, भोजन इन है, भोजन मतलब जो खाना हम खा रहे हैं वो इन है ना, क्योंकि वो पदार्थ है, कोई पदार्थ है। आप कोई पानी ले लीजिए, आप भोजन ले लीजिए, आप चिप्स ले लीजिए, आप फल ले लीजिए, वो सब इन है, जिस पर मेटाबॉलिक परिवर्तन, अब हम लोग क्या करते हैं, वो जैसे खाते हैं वैसे ही मेटाबॉलिक परिवर्तन होने लगते हैं।
ब्रेकिंग होने लगती है। ये ब्रेकिंग कौन कराता है? ये ब्रेकिंग कराता है यांग। ब्रेक करने का काम यांग का है। तो जो मेटाबॉलिक परिवर्तन है वो यांग है। इसके कारण फिर क्या होता है? अब देखिए, भोजन इन है, मेटाबॉलिक परिवर्तन यांग है, मेटाबॉलिक जो चेंज करने वाला यांग है। इनकी वजह से फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर अनेक टिश्यू बनेंगे और फिर ऊर्जा मिलेगी। भाई जो टिश्यू बन गया उसमें भी तो ऊर्जा होगी। तो यानी इन और यांग मिलकर के फिर इन और यांग की उत्पत्ति करते हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? भोजन इन है, मेटाबॉलिक परिवर्तन यांग है। ये फिर क्या करता है? ब्रेक कर देता है, तो फिर टिश्यू बनाता है, और टिश्यू बनाता है उसमें ऊर्जा भी बने। तो ऊर्जा और टिश्यू दोनों होता, तो इन और यांग दोनों का निर्माण हुआ। नारी का ओवा इन है, इस पर यांग है। दोनों मिल करके एक नए शरीर का निर्माण करते हैं जिसमें इन भी होता है और यांग भी होता है। क्लियर? इन है, दोनों ने बनाया, इन है, लेकिन यांग भी तो है, यांग है उसमें। अब शरीर के ये जो कंसेप्ट आया बाद में, शरीर के आंतरिक अवयव या अंग जो अंदर छिपे थे वो छिपे हुए हैं और अपेक्षाकृत बाहरी प्रभावों से मुक्त है। हम लोग अंदर और के ऑर्गन की बात कर रहे हैं। जो अंदर ऑर्गन है और बाहर दिखाई नहीं पड़ रहे, वो अपेक्षाकृत क्या है? बाहरी प्रभाव से मुक्त है। हवा ठंडी से जल्दी तो परेशानी नहीं होती, वो इन है। जो बाहरी त्वचा और मांसपेशियां जो अपेक्षाकृत बाहरी प्रभाव से प्रभावित हो सकते हैं, वो यांग है। हमने क्या कहा था? अंदर अंतःस्तर में डूबा हुआ वो इन है, जो बाहर है वो यांग है। तो अंदर जो ये ऑर्गन है जो छिपे हुए हैं वो इन है, और बाहरी त्वचा मांसपेशियां वो अपेक्षाकृत उन पर बाहरी प्रभाव से प्रभावित हो सकते हैं, वो यांग है। अब शरीर का नाभि से निचला भाग जो पृथ्वी इन के संपर्क में है वो इन है। क्लियर? बोलिए। हाँ सर। बात समझ लीजिए। इन यांग को हम लोग यहां से कह रहे हैं कि जो नाभि से नीचे है, आप उसको डायफ्राम से नीचे कह दीजिए, वो अलग पॉइंट है। जो डायफ्राम से नीचे, यहाँ नाभि लिखा हुआ है, डायफ्राम भी माना गया है। तो जो डायफ्राम से नीचे भाग है वो इन के संपर्क में, पृथ्वी तो इन है ना, उसके संपर्क में होने की वजह से वो क्या है? इन है। ऊपर का भाग कहां से? डायफ्राम से ऊपर का भाग किसके संपर्क में है? आकाश के संपर्क में है। आकाश क्या है? यांग है, और अधिक चलायमान भी है। देखिए, ये अधिक मूवमेंट करता है। हम बैठे हुए हैं लेकिन ये तो मूवमेंट कर रहा है इतना, तो ये यांग है। शरीर का अगला भाग, हाथ पैर सभी हाथों व पैरों से ढक सकते हैं, इसलिए इन है। हाँ, शरीर का अगला भाग और हाथ पैर सभी हाथों व पैरों से ढक सकते हैं, वो इन है। और पीछे का भाग खुला है, हाथों पैरों से ढका नहीं जा सकता, इसलिए यांग है। हो गया क्लियर? तो इन यांग मतलब शरीर का अगला भाग इन, पीछे का भाग यांग। जो भाग, अब उसी को सूर्य के कह दिया गया, जो भाग सूर्य के प्रकाश में है, अधिक प्रकाश का हो सकता है, वो यांग है। और जो सूर्य के प्रकाश से कम झेलता है या कम बियर करता है, वो इन है। अब एक और कंसेप्ट, इन आंतरिक है और यांग क्या है? बाहरी है। यही तो हम लोग कह रहे हैं, अंदर जो है इन है, बाहर यांग है। दोनों को जीवन की सुरक्षा में पारस्परिक सहयोग देना होगा। कैसे? कंसेप्ट लीजिए, एक किला है। किला में क्या है? अंदर सैनिक है, खाना बनाने वाले हैं, राजा की रक्षा करने वाले हैं, रानी की रक्षा करने के लिए हैं, वहां लोगों को भरण पोषण करने के लिए है। वो सेना जो है अंदर बैठी हुई है, किले की चारदीवारी के अंदर। किले के बाहर एक सेना है जो सुरक्षा के लिए कि कोई दुश्मन आएगा उससे लड़ेगा। तो बाहरी जो सेना है वो यांग कहलाएगी। जो अंदर बैठी हुई है सेना वो इन कहलाएगी। अब दोनों जीवन, किले की सुरक्षा के लिए दोनों को सहयोग देना है। अब कैसे? अंदर को बाहर वाले जो सैनिक हैं
वो भोजन प्राप्त करते हैं अंदर से रसद आती है कि भैया खाना ये है, आप खा लीजिए तब लड़िए। तो इन अगर कमजोर पड़ गई, खाना नहीं दिया, तो ये बेचारे अपने आप कमजोर हो गए। तो ये क्या करेगी, यांग कमजोर हो जाएगा और सामने वाला दुश्मन जो आएगा वो यांग को मार देगा। और अगर बाहरी जो यांग है, ये जो सैनिक बाहर खड़े हुए हैं, ये किसी तरह कमजोर पड़ गए तो बाहरी अटैक से ये हो जाएंगे, और जैसे किला हो जाए, किला ध्वस्त हो गया, किला टूट गया, अंदर वाले मार दिए जाएंगे। तो यही है, अगर इन कमजोर है तो यांग को कमजोर बनाएगी, अगर यांग कमजोर है तो इनको कमजोर बनाएगा। इसलिए कभी कभी हम लोग आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि अगर किडनी को ट्रीटमेंट करना है तो किडनी इन को भी ट्रीट करिएगा, तो किडनी यांग को भी ट्रीट करिएगा, और किडनी यांग को ट्रीट करिएगा तो किडनी इन को भी ट्रीट करिएगा। यहां से आगे मतलब जो आगे कंसेप्ट आपको समझ में आएगा कि ये क्यों। चलिए अब और आगे हम लोग बढ़े, हम लोग इसी को समझते हैं, फिर आगे हम पढ़े। अभी हमारा ये, क्योंकि ये विचार दार्शनिक है, ये आप समझ लेंगे तो धीरे धीरे करके आपको उसके दिशा में बढ़ते चले जाएंगे कि चीनी दार्शनिकों ने क्या क्या कहा। शरीर की बाहरी सतह क्या है, बाल है, त्वचा है, रक्तवाहिनियां हैं और बाहरी तंत्रिकाएं हैं। तंत्रिका में नर्व्स, ठीक, ये बाहरी जो बाहरी सतह है, ये खुले होने का यांग है। इनको कॉम्परेटिवली, हम सारा फिर कॉम्परेटिवली बात कर रहे हैं, हम लोग कॉम्परेटिवली बोल रहे हैं, रिलेटिव। तो बाहरी खुले होने का यांग है, और आंतरिक भाग के यांग आते हैं, हड्डी है, मस्तिष्क, ब्रेन, मेरुरज्जु माने स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। तो स्पाइनल कॉर्ड, आते, LISI वगैरह, हड्डी, बोन, ये सब जो अंदर है, ये पोषण के आधार होने का इन है। हम लोगों ने पढ़ा कि पदार्थ क्या करता है, वही तो पोषण देता है। हमने बताया तो किले में जो अंदर है वो इन है, वही तो खाना दे रहे हैं बाहर। तो जो ये आधार जो है, जो आधार हमारा है स्ट्रक्चर, वही पोषण दे रहा है। वो क्या कर रहा है, उसी के बाद, इन के बाद, भोजन इन है तो वो पोषण का आधार है। उससे आप बनाते हो कोई चीज, टिश्यू बनाते हो आगे चल के, वो अलग पॉइंट है, लेकिन पोषण का आधार तो वही है, इसलिए वो इन है। आंतरिक अंगों को पुनः दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, कैसे, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। खोखले, इन्होंने हॉलो अंग कहा, तो कभी आप मेल और फीमेल अंग की बात मत करिएगा इसमें कि हम लोग लीवर मेल है या फीमेल है। ये दिस इज नॉट अ कंसेप्ट, चाइनीज का कंसेप्ट नहीं है, ये हम लोगों ने धीरे धीरे बना लिया, नारी पुरुष में तुलना भले कर दिया, लेकिन यहाँ हॉलो अंग की बात की गई है। जो हॉलो अंग है, खोखले अंग, ये कैटेबलिज्म काम करते हैं। ये कौन करता है, बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय, ट्रिपल वार्मर आप लोग कंसेप्ट में बताएंगे आगे, गॉल ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर, ये बाहरी वातावरण के पदार्थ को प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो ये जो, इसको हम लोग एक और शब्द में कह सकते हैं कि ये रिलेटिवली कम काम करते हैं या आवश्यकता अनुसार काम करते हैं। इनको खोखले अंग कहा गया है, हॉलो। क्यों हॉलो कहा गया, क्योंकि यांग का कंसेप्ट हम लोगों ने कहा कि यांग विरल है, हॉलो नहीं होगा तो हल्का कैसे होगा, क्लियर। तो ये इनको खोखले अंग कहा गया, हॉलो ऑर्गन कहा गया। ये कैटेबलिज्म काम करते हैं, यानी ब्रेकिंग का काम करते हैं। तो बड़ी आंत है, छोटी आंत है, स्टमक है, ट्रिपल वार्मर है, गॉल ब्लैडर है, यूबी है, ये सब बाहरी वातावरण के पदार्थ को प्रोसेसिंग का काम करते हैं। कैटेबलिज्म ने अब ब्रेक करने का काम, तो ये प्रोसेसिंग करते हैं। दूसरा, ठोस अंग जो एनाबोलिज्म का काम करते हैं, वो इन है, और इनको हम कह सकते हैं कि जो निरंतर काम करते हैं वो इन है। इनमें लीवर है, हार्ट है, स्प्लीन है, फेफड़े हैं, किडनी है, पेरिकार्डियम है, जो पदार्थों से प्राप्त आवश्यक और स्थितिज पोटेंशियल ऊर्जा को संग्रहित करते हैं। क्योंकि ये इन है, स्ट्रक्चर है, तो ये उसको ऊर्जा को संग्रहित कर लेता है और वो प्रोसेस करता है। तो इस प्रकार विभाजन हम लोगों का इन और यांग का विभाजन हो गया कि जो एनाबोलिज्म है वो इन है, जो कैटेबलिज्म है वो यांग है।
आगे बढ़े। अब ची माने हुआ एनर्जी, उसको ची कहा गया, कहीं की कहा गया, कहीं प्राण कहा गया, कहीं चेतना कहा गया, कहीं वाइटल फोर्स कहा गया, ये सब नाम उसके हैं। तो ची उनका कंसेप्ट में ची था। इसको क्यू आई लिखते हैं लेकिन प्रोनाउंसिएट करते हैं ची। कुछ लोग की कह देते हैं लेकिन बट प्रोनाउंसिएशन में एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन ची है। रक्त और ची शरीर में इन और यांग को अभिव्यक्त करते हैं। अब रक्त क्या है? रक्त बताइए आप लोग, अभी बताती हूँ रक्त क्या है। प्लाज्मा। इन पदार्थ है ना, रक्त तो पदार्थ है। अब ये कंसेप्ट हुआ ना कि रक्त जो पदार्थ है वो इन है, तो रक्त एक पदार्थ है, रक्त एक पदार्थ है। और ची क्या है? फ्लूइड भी तो वही होगा। फ्लूइड, हमने भोजन कहा ना, भोजन पानी कह दिया, पानी कहा था ना। हाँ सर, फ्लूइड। हाँ फ्लूइड भी सारे पदार्थ हैं। अभी आप देखिएगा इसी को, यही समझना है बस, इसी को देखिए। ये बताने का पूरा तरीका ये था कि आपको पूरा समझ में आ जाए कि हम लोग इन और यांग की कंसेप्ट में कहां पर है, वो कंसेप्ट बता रहे हैं। फ्लूइड भी रक्त की तरह है। रक्त, फ्लूइड, जल, ये सब क्या है? पदार्थ है। इनको मैटर कहते हैं। ये मैटर है, वो किसी फॉर्म में हो, लिक्विड में हो, गैसेस में हो, ये मैटर है। अब देखिए, और ची क्या है? एनर्जी। शरीर में इन और यांग को अभिव्यक्त करते हैं, मतलब इन नहीं है ना यांग है, बट इनको अभिव्यक्त करते हैं। रक्त वास्तव में इन प्रकृति का है। रक्त क्या है? रक्त, फ्लूइड, जल, ये इन प्रकृति का है। जल भी जो शामिल कर लीजिए। किंतु उसका परिभ्रमण, सर्कुलेशन यांग प्रकृति का है। अब आप नोट करिए, समझ में आया? रक्त जो है वो तो खुद इन है, लेकिन वो जो सर्कुलेट कर रहा है उसको ची कर रहा है। तो वो जो सर्कुलेशन है, ओनली सर्कुलेशन, जो सर्कुलेशन है वो यांग प्रकृति का है, यांग नेचर का है। तो ची क्या कर रही है? सर्कुलेट करा रही। तो ची जो है यांग प्रकृति की हो गई, ची की वजह से सर्कुलेट कर रहा है ना। ये ऊर्जा ना हो तो सब, जैसे आपके, मैं बिल्कुल स्थिर हूं, मैं बैठा हूं, कोई नहीं मूवमेंट में, तो फिर इस समय कहाँ यांग आई, कहाँ सर्कुलेट हुआ? जब मैं मूवमेंट कर रहा हूं तो यानी मैं ची की वजह से कर रहा हूं, ऊर्जा की वजह से कर रहा हूं। तो इसी मतलब उसमें कहा, वैसे तो मेरे अंदर मूवमेंट बहुत हो रहे हैं, तो सब ची की वजह से मूवमेंट हो रहे हैं। तो इसी प्रकार कफ की प्रकृति इन है। नोट कर लीजिए, कफ की प्रकृति इन है, इन नहीं है कफ। कफ की प्रकृति इन है, लेकिन उसका सीक्रेशन, सीक्रेट कर रहा है कहीं से ना, वो सीक्रेशन और गति यांग प्रकृति है। सर्कुलेशन, रक्त में दो पॉइंट है, एक तो खुद रक्त यानी इन, और एक सर्कुलेशन यांग। तो रक्त में दोनों चीज है। रक्त का जब सर्कुलेट कर रहा तो यांग भी तो है, तो यांग और इन दोनों है उसमें। रक्त माने इन और सर्कुलेशन माने यांग। उसी तरह कफ तो खुद इन है, लेकिन उसका जो सीक्रेशन हो रहा है वो यांग। पेशाब और पसीना दोनों के प्रकृति तो इन है, सब पदार्थ हैं, लेकिन पेशाब बनने की सिस्टम है ना कोई, छनन प्रक्रिया, ठीक है। और पसीना बनने की गर्मी, हीट एनर्जी होगी ना, तभी तो पसीना बनेगा। ये दोनों यांग प्रकृति की है। फिर आप समझ लीजिए, फिर पूछिए जो मैं पूछ रहा हूं। इसी में हमने कहा था इन और यांग एक दूसरे के पूरक है, एक में दूसरा छिपा है, ये कहा है ना सब। तो वही चीज तो है आपका यूरिन और स्वेट। ये क्या होता है? यूरिन तो आपका खुद प्रोडक्ट है, यानी एक मैटर है, लेकिन जो उसकी बनने की, जो किडनी से प्रोसेस हुई फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, दैट इज यांग नेचर। दैट इज नॉट यांग, दैट इज ऑफ यांग नेचर। उसी तरह स्वेट तो हमारा इन है, लेकिन स्वेट बनने की जो प्रोसेस है वो हमारी हीट एनर्जी की वजह से हुई ना, तो दैट हीट एनर्जी इज ची। दोनों यांग प्रकृति की है, तो ची यांग प्रकृति की है। तो जैसे ही पोषक तत्व की प्रकृति, वैसे ही पोषक तत्व की प्रकृति तो इन है, लेकिन उसके
पाचन की प्रक्रिया, हमारे पोषक तत्व कौन है, जो भी कोई आप खाना पीते हैं तो वो तो इन है, उसकी प्रकृति पे इन है, लेकिन जो उसके पाचन माने ब्रेकिंग, पाचन माने ब्रेकिंग इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, पाचन ये तो हुआ, बड़े मॉलिक्यूल्स, बड़े अणु छोटे अणु में विभक्त होते हैं, तो यही पाचन है। तो ये पाचन की जो प्रक्रिया है वो यांग नेचर की है, बस इसी को समझना है। बढ़िया। जल की भांति रक्त भी इन प्रकृति का है, जल भी इन प्रकृति का है, रक्त भी इन प्रकृति का है, किंतु फिर वही बात आ गई, किंतु इन वास्तव में रक्त नहीं है और न रक्त के समान है। इन को तो कहा गया, यहाँ इन की बात बताई गई कि इन आपको इन न रक्त है न जल है न, लेकिन न उसके समान है, क्योंकि इन तो एक सार्वभौमिक सिद्धांत है, वो प्रकृति का एक अंश है, वो प्रकृति के एक मूर्त रूप दिखाई पड़ रहा है। तो सार्वभौमिक सिद्धांत है, एक विचार है, सचल प्रक्रिया की एक स्थिति है, जबकि रक्त एक पदार्थ है, जल एक पदार्थ है जो शरीर में मौजूद है। और ची यांग का कार्य क्या है, रक्त को गति देना है। ची क्या करती है, रक्त इन है, उसको गति देना काम यांग का। ची यांग के रूप में है ना, यांग स्वरूपा है, यांग स्वरूप के रूप में है, यांग नहीं है, यांग स्वरूप में है, जो रक्त को यानी इन को गति देने काम करती है। इसलिए यह विचार करिएगा कि इन और यांग दोनों सार्वभौमिक सत्ताएं हैं, सिद्धांत के रूप में है, वो उनसे तुलना हम लोग कर लेते हैं, लेकिन वो हम लोग इन स्वरूप कह सकते हैं, इन रूप कह सकते हैं, यांग स्वरूप कह सकते हैं, लेकिन नहीं। ठीक, ये क्लियर हो गया कि नहीं? यहाँ पर आगे बढ़े हम लोग। जी सर। यह समझना जरूरी है कि रक्त और ची को अलग नहीं किया जा सकता। क्यों? रक्त क्या है, इन स्वरूप के रूप में है, ची क्या है, यांग स्वरूप में है। इनको अलग नहीं कर सकते क्योंकि दोनों एक दूसरे से संपृक्त हैं। कैसे संपृक्त हैं? अगर दोनों को अलग कर दिया, अलग करके देखिए, दोनों को अलग कर दिया हमने तो क्या हो गया, रक्त में ची नहीं होगी तो रक्त स्थिर रहेगा, तो मूवमेंट नहीं करेगा, जम जाएगा। तो रक्त के साथ ची है इसलिए रक्त मूवमेंट कर रहा है। और अगर मान लीजिए आपको ची दे दिया जाए, रक्त ना दिया जाए, तो रक्त ची आधार कार्यवाही किस पे करेगा? और अगर मतलब उसको गति देने के लिए अगर मान लीजिए रक्त दे दिया जाए आपको और उसमें ची न दिया जाए तो मूवमेंट नहीं करेगा। और अगर ची केवल दे दिया जाए, रक्त न दिया जाए, तो ची का आम फंक्शन किस पे करेगा? तो रक्त गतिहीन हो जाएगा, तो जीवन संभव नहीं होगा पहले वाले में। उसी प्रकार ची यांग के पास किसी पदार्थ को रूप में कोई आधार नहीं होगा जिसे वो गति दे सके। गति देने के लिए कोई पदार्थ ही नहीं है, इसलिए दोनों का आवश्यक होते हैं। इस प्रकार वस्तुतः इन और यांग मूल है। अब अंतिम पैरा सब चल रहा है। इस प्रकार इन और यांग मूल हैं जिनसे ची और रक्त जन्म लेते हैं। ये मूल के रूप में है। इन यांग प्रकृति की सार्वभौमिक सत्ताएं के रूप में है। दो प्रकृति ने दो रूपों में अपने को अभिव्यक्त किया है, तो ये प्रकृति की सत्ताएं हैं जो मूल रूप में है, और इनसे ची और रक्त जन्म लेते हैं और बाद में विकसित होते हैं। कैसे? यह उसी प्रकार है जैसे एक शिशु मां के गर्भ से जन्म लेता है किंतु विकसित स्वयं होता है। अब मॉइस्चर, रक्त और ची की माध्यम एक कंसेप्ट है, दार्शनिक विचार है, मॉइस्चर रहता है, रक्त और ची तो है दो, एक मॉइस्चर, शरीर में मॉइस्चर होना जरूरी है, उसकी बात बता रहे हैं। तो वो भी आपको आएगा कि मॉइस्चर होना जरूरी है। अब हम लोग उसका प्रकृति मॉइस्चर के लिए करते हैं ना हम लोग कि वहां ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, वही मॉइस्चर वाले। तो शरीर में रक्त, ची और मॉइस्चर उसी प्रकार से हैं जैसे पृथ्वी में थल, वातावरण और सागर है। पृथ्वी में क्या है? जल है, थल है और आपका वातावरण है। तो रक्त टिश्यू
या शरीर के भौतिक रूप को, यह रक्त टिश्यू, रक्त क्या करता है, टिश्यू या शरीर के भौतिक रूप को नियंत्रित करता है। रक्त क्या करता है, सारे टिश्यू को भौतिक रूप जो होता है उसको पल्वित पुष्पित करता है। मॉइस्चर क्या करता है, ये शरीर के आंतरिक वातावरण को अर्थात शरीर के आंतरिक सागर को नियंत्रित करती है। तो शरीर का मॉइस्चर अगर अंदर शरीर न हो तो आंतरिक वातावरण आपका सही नहीं होगा। तो मॉइस्चर क्या करती है, शरीर के आंतरिक वातावरण को नियंत्रित करती है। और ची क्या करती है, शरीर के आकार को, उसकी क्रिया को और स्वयं को व्यवस्थित करने कार्य को नियंत्रित करती है। ची मतलब फंक्शनल है, उसकी क्रिया करती है। आकार अगर स्ट्रक्चर होगा तो अगर फंक्शन नहीं होगा तो स्ट्रक्चर अपने आप बिगड़ने लगेगा। तो शरीर के आकार को, उसकी क्रिया को, फंक्शन को और स्वयं को, अपने को भी व्यवस्थित रखने कार्य को नियंत्रित करती है। ची केवल इतना ही नहीं है, वरन वो संपूर्ण रूप से रक्त, मॉइस्चर, ची, थल, सागर, वातावरण के समग्र रूप को भी अभिव्यक्त करती है। यानी ची और महत्वपूर्ण है। ची को केवल इतने से सही मत करिए कि ची जो है केवल, क्योंकि चिंग यांग स्वरूपा है और ची इतना ही नहीं है, वो पूरे शरीर में हर चीज को नियंत्रित करने का काम भी करती है। अपने को भी करती है, भौतिक शरीर को भी, रक्त को भी करती है, मॉइस्चर को भी करती है। शरीर में बिना उचित मॉइस्चर के, अगर मॉइस्चर उचित नहीं हुआ, ह्यूमिडिटी ठीक से नहीं हुई, मॉइस्चर भी मान लीजिए, तो ची गर्म हो जाएगी और रक्त सूख जाएगा। मॉइस्चर चाहे आपके रक्त में हो, चाहे मॉइस्चर आपके शरीर के अंदर हो, तो अगर ये नहीं है तो ची गर्म होकर आंदोलित होगी और रक्त सूख जाएगा। बिना रक्त के मॉइस्चर में बिखराव हो जाएगा। अगर बिना रक्त है तो मॉइस्चर भी काम नहीं करेगा और ची छितर जाएगी। और बिना ची के मॉइस्चर और रक्त का प्रवाह, मूवमेंट रुक जाएगा, उसमें गति नहीं रहेगी, वो जम जाएंगे। तो रक्त, मॉइस्चर और ची तीनों की उपस्थिति जीवन के लिए आवश्यक है। थोड़ा सा ये आपको जो इन और यांग के कंसेप्ट की अवधारणा हम लोगों ने आपको बताया। थैंक यू सर। ये समझाने का आशय ये था कि इन और यांग की अवधारणा कुछ थोड़ा सा क्लियर हो आपको, क्योंकि यही यांग अवधारणा हर जगह इन यांग कहा जाएगा और आप लोगों को समझ में आएगा कि ये यांग इन क्या है। तो हर आदमी कहेगा कि आप तो पढ़ चुके हैं पहले ही, ये पहले सेमेस्टर का ही है, बहुत आदमी बाद में बताया नहीं जाएगा, कहीं नहीं बताया जाएगा और माना जाएगा कि इन यांग। और इन यांग का कंसेप्ट 10वें सेमेस्टर तक क्लियर नहीं होता, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा बताना जरूरी था। इन और यांग प्रकृति की एक सार्वभौमिक सत्ताएं हैं, इनकी तुलना किसी से नहीं कर सकते। वो इनसे हम लोग इन स्वरूपा मान सकते हैं, इन स्वरूप मान सकते हैं, यांग स्वरूप मान सकते हैं, लेकिन वो इन नहीं है, न यांग है। ची भी यांग नहीं है, ची भी यांग स्वरूपा है, लेकिन विकसित खुद होते हैं, इन और यांग से पल्वित पुष्पित होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो इस रूप में हम लोगों ने पढ़ा। तो ये हम लोगों का कंसेप्ट है चाइनीज दर्शन का। अभी चाइनीज और चलेगी, क्योंकि अभी इसमें बताना जरूरी है कि जो ऑर्गन्स हैं, यहाँ कंसेप्ट दे दिया गया कि ऑर्गन्स की, हॉलो ऑर्गन्स और उनकी ऑर्गन्स की, मतलब सॉलिड ऑर्गन्स की। अब उसको हम लोगों ने जो गालब्लैडर वगैरह को स्थापित किया है वो वाला हो जाएगा, और फिर थोड़ा बहुत आपको बायोलॉजिकल जो ऑर्गन क्लॉक है उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, और एक कुन पर चर्चा करेंगे। तो बस इस पर हम लोग देखेंगे, तो हम लोग बाद में करेंगे। तो इसको आप लोग प्रचारित करिए, प्रसारित करिए, आपस में शेयर करिए, आपस में ज्ञान का विनिमय, ट्रांसफर करिए, एक्सचेंज करिए, ताकि विधा बढ़े, विधा का ज्ञान बढ़े। सिद्धांत पक्ष भी बहुत आवश्यक है, प्रैक्टिकल पक्ष भी आवश्यक है, दोनों का अद्भुत समन्वय हो तो व्यक्ति थोड़ा सा अधिक जानकारी मिलता है। तो हम लोग के साथ कि भाई आप लोग करेंगे, शेयर करेंगे, तो हम लोग का वो पूरा होगा। ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अभी 5 मिनट का विराम, फिर हम लोग मिलते हैं।